So hello everyone, this is विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में फिर से हम लोग लौटे हैं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड एक नए सेट की ओर, जहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर अप किया है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं और यहाँ पे आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस को पढ़ के आपको प्रॉपर आंसर्स क्रिएट करना है ना। अब देखो, मैं इस इंग्लिश क्वेश्चंस को ना हिंदी में भी आपको समझाता चला जाऊंगा, ठीक है ना। और चूंकि बेल्ट्रॉन में हमारी जो टॉपिक चल रही है ना, वो है डीई ऑपरेटर के रिगार्डिंग, है ना, डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इस तरह के टॉपिक में ना हमें इन सब क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली कवर अप करना पड़ेगा। तो आप इन सब सेट्स के ऊपर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और चीज़ों को समझो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि कैसे ये टॉपिक क्या क्या होंगी, ओके। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारी प्रीवियस क्लासेस को कवर किया है। अगर आप लोग अभी आए हो फर्स्ट टाइम इस चैनल्स पे, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो बेल्ट्रॉन वाली। वहाँ पे मैंने कम से कम 7 से 8 क्लासेस आपके लिए कवर कर दिया है ना। और भी मैं काफ़ी सारी क्लासेस को कवर करूँगा जो 45 डेज की होंगे, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से किसको हम लोग कंप्यूटर्स के कंट्रोलिंग पार्ट के रूप में इंडिकेट करते हैं, मतलब किनको हम लोग कंप्यूटर का कंट्रोलर मानते हैं ना। कंप्यूटर्स को कंट्रोलिंग पार्ट्स के रूप में कौन यूज करता है? तो अपने पास ऑप्शन है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है ना। तो आंसर्स क्या होना चाहिए? आप लोग फटाफट माइंड में सेट करो, क्या होंगे आंसर्स। ओके, तो आपके हिसाब से आंसर्स क्या होनी चाहिए? नंबर ए, सीपीयू। क्योंकि सीपीयू को हम लोग एक तरह का ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मानते हैं कि सीपीयू इज रेस्पॉन्सिबल। यहां पे देखो अपने पास आंसर है, आंसर ए। और सीपीयू के बारे में बोला गया है कि सीपीयू इज द मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स का ब्रेन है। और ब्रेन हमारा क्या करता है? सारी चीजों को कंट्रोल करने का पावर, हमारी फुल बॉडीज को कंट्रोल कौन करता है? हमारी ब्रेन कंट्रोल करती है। तो एज इट इज यहां पर भी कंप्यूटर्स के अंदर हमारे लिए सीपीयू क्या हो गया? एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग यहां पे। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम में? मतलब सीपीयू का कंप्यूटर सिस्टम में क्या फंक्शन है? तो कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, रीड इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तीसरा है परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों ऑप्शन होंगे। एंड नंबर ई है कि ए या बी होगा, है ना। तो कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है ना, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में भी काम करता है, इंस्ट्रक्शंस को भी रीड करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, और मेरे हिसाब से अर्थमेटिक, हाँ, अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस को भी ये प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है ना। तो मेरे हिसाब से आंसर्स क्या होना चाहिए? नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये ऑल ऑफ दिस वर्क को कवर करता है सीपीयू। तो आंसर्स अपना क्या होगा? डी, क्योंकि ये सारे काम को मैनेज करता है। ओके, नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या है अपने पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इसमें से अर्थमेटिक कैलकुलेशन को कौन परफॉर्म करता है? तो आंसर्स अपने पास यहाँ पे ऑप्शन में, अपने पास ऑप्शन में है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, एएलयू या सीयू। देखो ऐसे तो एएलयू के अंदर हमारी बेसिक लेवल होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू कंट्रोल यूनिट, लेकिन अकेला एएलयू के फंक्शन से ना इस काम को कवर अप नहीं किया जा सकता। अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, कैलकुलेशंस को कवर नहीं, मतलब अपने को अगर कोई आउटपुट चाहिए ना, कोई कैलकुलेशन चाहिए ना कि 4 + 5, अगर अपन लोग लिख रहे हैं आंसर्स चाहिए 9, तो अकेला एएलयू इस कार्य को करता है, लेकिन उसमें एक मेजर रोल अचीव करता है सीयू भी, कंट्रोल यूनिट पे, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में एएलयू एंड सीयू दोनों का काम कौन कर सकता है? सीपीयू कर सकता है दोनों का काम, क्योंकि एएलयू और सीयू दोनों इंक्लूड होते हैं हमारे सीपीयू चिप के अंदर, है ना। तो आंसर्स होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से बी। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे आंसर्स क्या है। ओके, नंबर बी इज द राइट आंसर। ये चीज याद रखना है, क्योंकि देखो वही चीज है कि सीपीयू इक्वल टू एएलयू प्लस सीयू एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग इन मेमोरी। मतलब सीपीयू, एएलयू एंड सीयू, मतलब सीपीयू के अंडर एएलयू एंड सीयू दोनों रेस्पॉन्सिबल होता है इस काम को करने के लिए, जिससे मिलके बना होता है हमारा सीपीयू। तो सीपीयू इज द राइट आंसर, ओके।
चलो अगली क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं नंबर 4। अ कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है कि कंप्यूटर सिस्टम मेनली किस किस टॉपिक से मिलके बनी होती है। तो अ कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो जनरली मैंने आपको ये बताया था कि इनपुट यूनिट से बन के मिलके बनी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग से मिलके बनी होती है, मेमोरी यूनिट से मिलके बनी होती है और आउटपुट यूनिट से मिलके बनी होती है। तो यहां पे अपना आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों चीजों से मिलके बनी होती है। तो आंसर अपना देखते हैं हम लोग क्या है। तो नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर इन सब चीजों से मिलकर, तो अब कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स, है ना, इन सब चीजों से मिलकर बनी होती है। अगला है अ निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बीट्स। देखो मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट ऑफ मेमोरी का चैप्टर, है ना। तो यहां पे अपने पास बीट्स के अंडर है, आप यूनिट ऑफ मेमोरी के चैप्टर्स को चेक कीजिएगा, मैंने पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट मैंने डाल के रखा हुआ है ना। तो प्लेलिस्ट को आप क्लियरली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एकदम समझ में आएगा, है ना। और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे हमारी चैप्टर्स थी यूनिट ऑफ मेमोरी। तो निबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स, 2, 4, 5 एंड 8। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे 4 बिट्स, है ना। आपने पढ़ा है 1 बिट इज इक्वल टू 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, है ना। ओके, तो उसी तरह से एक निब्बल बराबर कितनी होंगी, 4 बिट्स होंगी, है ना। तो अपने को आंसर प्रॉपर्ली कवर करना है 4 बिट्स। ओके, राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अ निब्बल कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स एंड इज यूज्ड टू स्टोर अ 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट, ओके, इंक्लूड कर सकते हैं डेसिमल वैल्यू इन मेमोरी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। ओके, गूगल के द्वारा इसमें से कौन सी ओएस बनाई गई है, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड या मैक ओएस। मतलब गूगल कंपनी ने इसमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप किया है। सो यूनिक्स है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, मैक ओएस। तो यूनिक्स, लिनक्स तो नहीं हो सकता, मोबाइल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने को करने वाली है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड होने के चक्कर में ही अपने को एक चीज़ों की लिमिटेशन प्रोवाइड की जाती है कि भाई जीमेल अकाउंट बनाओ और गूगल से कनेक्ट रहो, तो खुद से। और मैक ओएस तो एप्पल की है, मैकिनतोश। तो 100% यहाँ पे हमारी नंबर सी जो होंगी वो राइट आंसर होंगी कि गूगल के द्वारा कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप की गई है, एंड्रॉयड। चलो देखते हैं। ओके, एंड्रॉयड इज द राइट आंसर। द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल। मोबाइल के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया किसने, गूगल ने। आगे कंटिन्यू करते हैं। द प्रोसीडेड फॉर्म ऑफ डेटा इज नॉन एज इनपुट, आउटपुट, इंफॉर्मेशन एंड ऑल। मतलब प्रोसीडेड फॉर्म मतलब कंप्लीटली जो डेटा को प्रोसीड कर दिया गया है ना, उस फॉर्म को, डेटा के उस फॉर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इनपुट तो देने का कार्य हुआ, आउटपुट अपने को आउटपुट स्क्रीन पे प्रोवाइड कर रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है, इंफॉर्मेशन एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से पूरी की पूरी प्रोसीडेड फॉर्म मतलब लाइक इंफॉर्मेशंस। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होनी चाहिए यहाँ पे, इंफॉर्मेशन। नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो हम लोग देखते हैं क्या नंबर सी। ओके, नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारी नंबर सी होंगी, क्योंकि प्रोसेस्ड डेटा फॉर्म ऑफ रॉ डेटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। जो डेटा है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन के रूप में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ओके, उसी तरह से अगली क्वेश्चन अपने पास, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। मतलब सुपर कंप्यूटर्स के स्पीड को कैसे मापा जाता है ना। तो मेप्स है, फ्लॉप्स है, MHz है, GHz है, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के बेस पे ना मापा जाता है। तो आंसर होना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट्स वाला सेक्शन, है ना। तो नंबर डी मेरे हिसाब से राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। सॉरी, नंबर डी बोल रहा हूं मैं, नंबर बी फ्लॉप्स। हाँ, तो बी है ना, बी नंबर पे फ्लॉप्स है, तो फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट पे। तो फ्लोटिंग पॉइंट इज द राइट आंसर, नंबर बी। ओके, सो फ्लॉप्स के बारे में, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ओके,
याद रखिएगा फ्लॉप्स की यहाँ पे फुल फॉर्म पे दी गई है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड्स, मतलब ये जो ऑपरेशन करता है 1 सेकेंड में, ये फ्लोटिंग पॉइंट के रूप में इसको मापा जाता है, इसकी स्पीड्स को मापा जाता है। किसकी स्पीड्स को? सुपर कंप्यूटर के स्पीड्स को। इस चीज को याद रखना है। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज नोन एज, अच्छा, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, मेमोरी या फाइल्स? सो कंप्यूटर में जो चीज स्टोर होती है ना उसको हम लोग मेमोरी या फाइल्स, इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ओके, जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको मेरे हिसाब से यहाँ पे मेमोरी इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल। तो मेमोरी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि द इंफॉर्मेशन दैट वे स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज नोन एज मेमोरी एंड कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस टॉपिक को भी मैंने हार्डवेयर पार्ट्स में आपको कवर किया था, है ना, कि 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, और सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी। क्लियर है? ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा नंबर सी। अगला है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंप्यूटर फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल फॉर्मेटर, मतलब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? मतलब MP4 ये तो एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, MPEG ये भी हमारे लिए वीडियो फाइल का ही एक्सटेंशन है, JPEG ये फोटो वाले फाइल का एक्सटेंशन है। जब हम लोग फोटो वगैरह क्लिक करते हैं ना तो वो जो सेव होती है ना वो JPG फॉर्म में सेव होती है, और एक FLV है ना, फ्लैश प्लेयर के रूप में होती है, तो ये भी वीडियो फाइल का फॉर्मेट है। तो इसमें से जो नहीं है ना वीडियो फाइल का फॉर्मेट वो है JPG, क्योंकि ये फोटो का फॉर्मेट है। तो अपना आंसर होना चाहिए नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि JPG इज द इमेज फाइल एक्सटेंशन। ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। धीरे धीरे चीजों को समझते चलो, पढ़ते चलो, आइडियाज लगाते चलो। अच्छा, व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन टू एंड्रॉयड फाइल? अच्छा, एंड्रॉयड फाइल में जो हमारी एंड्रॉयड की फाइल्स होती हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो .exe, .apk, .ipa एंड और कोई ऑप्शन है नंबर डी देख लेते हैं, .bat। ओके, तो सिंपल बात है, ये तो सबको पता होगा कि एंड्रॉयड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, APK फॉर्मेट में, है ना। तो हमारे यहाँ पे आंसर्स होंगी .apk, नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर प्रोवाइड, नंबर बी बिल्कुल। एंड्रॉयड एप्लीकेशन हैज फाइल एक्सटेंशन ऑफ .apk फॉर्मेट में ये चीजें होती है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इन कंप्यूटर, इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेजेस कर रहा है? मेमोरी, प्रोसेस, रिसोर्सेस एंड ऑल ऑफ दिस। सो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कौन मैनेज कर रहा है? मेमोरी, प्रोसेस या रिसोर्सेस? सो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना, ऐसे ही सब क्वेश्चन में थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है कि क्योंकि आंसर्स अपने को ऐसा लगता है भाई मिला जुला आंसर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सटीक आंसर्स थोड़ा सा दिमाग लगा के कवर करना है। सो मेरे हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इन कंप्यूटर, इसमें से नीचे दिए गए में से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज करता है ना, मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेज करता है, रिसोर्सेस मैनेज करता है, ऑल ऑफ दिस। इसमें या तो ऑल ऑफ दिस हो सकता है, नहीं तो नंबर सी होना चाहिए आंसर्स। तो मेरे हिसाब से अगर मैनेज कर रहा है तो रिसोर्सेस, संसाधन, जो भी संसाधन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नंबर सी होनी चाहिए राइट आंसर। अच्छा, नंबर डी, मेमोरी भी मैनेज कर रहा है, प्रोसेस भी मैनेज कर रहा है, रिसोर्सेज भी मैनेज कर रहा है। बिल्कुल, देखो मैं आपके साथ ही ये सारी चीजें कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम अभी मेरा बंदा बना के दिया इस तरह के क्वेश्चंस को, तो वैसे ही मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलो, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे हमारी राइट आंसर्स होंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ना हमारी मेमोरी, प्रोसेस, रिसोर्सेस एंड ऑल ऑफ दिस, ये तीनों कंडीशन मैनेज करता है। तो आप नंबर डी थोड़ा सा समझना है और प्रॉपर आंसर्स देना है। चलो कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल दीज ऑपरेशंस, वही चीज है कि सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है।
सो रिसोर्सेस एंड ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होगा आंसर इसका। ओके अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ओएस, कंपाइलर, सर्च इंजन, ऑल ऑफ द एबव। भाई सब में पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही लॉजिक है, तो यहां पर भी मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर कंपाइल करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए, सर्च इंजन आप जान ही रहे हो, तो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द एबव। सो नंबर डी, बिल्कुल, सो नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ऑल दीज आर यूज्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में कवर अप हो रहा है ना। तो प्रॉपर्ली आप आंसर्स देते चलो, अगर आपको आती है तो राइट आंसर्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, ठीक है ना। आप कमेंट में कर सकते हो, कोई भी इश्यूज वगैरह आ रही है क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड, कोई सजेशंस है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उन चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है ना। अपन लोग उसको फिर से रिकंटिन्यू एंड उसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, so the Unicode symbol is used for special character, character encoding, bit encoding या HTML encoding। यूनिकोड सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है? किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए, या स्पेशल को इनकोड करने के लिए, कैरेक्टर को इनकोड करने के लिए, कोई अक्षर वगैरह को लिखने के लिए, बिट इनकोड करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये ना नए नए कैरेक्टर्स को यूज करने के लिए इसका यूज होता है। मान के चलो अपने को अगर यूनिकोड सिंबल इज यूज्ड फॉर, है ना, इसका यूज मेनली कैरेक्टर इनकोडिंग। नंबर बी इज द राइट आंसर होना चाहिए, नंबर बी। ओके, सो देखो इसके बारे में क्या किया कह रहा है ना कि यूनिकोड इज द कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज फॉर ऑल लैंग्वेज। बिल्कुल, यूनिकोड कैरेक्टर का यूज इसलिए होता है ना कि हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर्स को, अपनी प्रोग्राम्स को, अपनी वेबसाइट्स को ना अलग अलग लैंग्वेज में दिखा सके, है ना। कि अगर आप अपनी कोई वेबसाइट डेवलप करते हो ना, या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो ना, आप देखते हो कि वो समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। तो हम लोग लिखते तो हैं इंग्लिश में, हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो इंग्लिश में बनाते हैं, लेकिन खुद ब खुद ना वो खुद को फ्रेंच लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, अरबी में, उर्दू में ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर लेता है। तो ये पावर है यूनिक कोड का, ठीक है ना। ओके, तो आंसर यहाँ पे यूनिक कोड होगा। वही चीज़ है, इन द वर्ल्ड लाइक ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, अरबिक, बट स्टिल वर्किंग टू सपोर्ट अदर लैंग्वेज स्क्रिप्ट। मतलब यूनिक कोड में पावर ही है सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए, उसी के लिए इस वाले टॉपिक को, यूनिक कोड को डेवलप ही किया गया है। अच्छा, फॉर स्टोरिंग देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब हिंदी वाली स्क्रिप्ट हो गई ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर स्टैंडर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर, अगर अपने को स्टोर करना है देवनागरी स्क्रिप्ट, तो इसमें से कौन से सेक्शन को यूज करेंगे? आस्की, यूनिक कोड, ICCI, अच्छा UTF-8, है ना। तो देखो अगर देवनागरी लिखना है ना तो IC, एक इंडियन स्क्रिप्ट यहां पे आ रहा है, एक यूनिक कोड भी अपने को आंसर्स दिया जा रहा है। सो इस बेसिस पे इंडियन स्क्रिप्ट, तो देवनागरी हिंदी लैंग्वेज है, तो हम लोग ना ISCII इसके साथ बिल्कुल जाएंगे। तो हमारी आंसर्स आई थिंक C होनी चाहिए। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सी आंसर। बिल्कुल राइट आंसर इज C, क्योंकि फॉर स्टोरिंग देवनागरिक स्क्रिप्ट अ स्पेसिफिक ISCII इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज राइटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड इज यूज्ड इन द कंप्यूटर। मतलब इस तरह के सेक्शन को इसमें यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। ओके, उसी तरह से चलो हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What kind of attempt is made by individual to obtain confidential information from a person falsifying their identity? अच्छा, किसी भी इंसान के द्वारा, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा ना आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को, है ना, किसी व्यक्ति की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को फ्लैसिफाई किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी को। तो किस रूप में किया जा सकता है? तो स्पाईवेयर स्कैम्स के रूप में, कंप्यूटर वायरस के रूप में, फिशिंग स्कैम्स एंड पासवर्ड अटैक। तो बिल्कुल अगर आपको कोई जाल में फंसा रहा है तो पक्का है कि वो फिशिंग अटैक हो सकता है। फिशिंग लाइक जाल फेंकना,
मतलब आपको ना वैसे ही हूबहू साइट बना के दे दिया जाएगा, ऐसा लगेगा कि फेसबुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट वो फेसबुक की ऑफिशियल साइट नहीं होती और वहाँ पे रहता है आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन करने के लिए। हम लोग जैसे फेसबुक की तरह ही साइट पे डालते हैं अपनी आईडी एंड पासवर्ड्स, हम लोग जाल में फंस जाते हैं और हम लोगों की आईडी एंड डिटेल्स हैक हो जाती है। तो मेरे हिसाब से नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं हम लोग क्या, नंबर सी बिल्कुल, क्योंकि नंबर सी जो होती है ना, ये फिशिंग वाला अटैक है। फिशिंग अटैक के बारे में यही चीज़ आप समझ जाओ कि आपको एक हूबहू साइट मिल जाती है, फेसबुक है, facebook.com से खुलती है, लेकिन कोई xyz.com में भी ना आपको दिख रहा है फेसबुक, है ना, वहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड दिखेगा। आप जैसे वहाँ आईडी एंड पासवर्ड डालोगे ना, वो सारी आईडी एंड पासवर्ड स्टोर हो जाएगा उस विक्टिम्स की साइट पे जो हैकर्स आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है ना। तो वो एक तरह से आपको फंसा देता है, आपकी आइडेंटिटी एक्सेप्ट निकाल लेता है वहां से वो। तो इन सब साइट से थोड़ा सा आपको बचना है। ओके, इन अ नेटवर्क द कंप्यूटर दैट स्टोर द फाइल एंड प्रोसेसेस द डेटा इज नेम एज modem, terminal, server and all of this. Okay, in a network the computer that stores the file and processes the data. ओके, फाइल को स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है डेटा को। तो मॉडेम, टर्मिनल, सर्वर, मेरे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे सर्वर के थ्रू ना डेटा प्रोसेस किया जा सकता है। स्टोर करके ना सर्वर पर डेटा स्टोर होता है और उसको कहीं पर भी प्रोसेस कर सकते हो। तो मेरे लिए राइट आंसर सी ही है भैया। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, जब लॉगिन नेम एंड पासवर्ड की वेरिफिकेशन हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूट तो मतलब रिपेयर करने के लिए हुआ, कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी डेटा को कॉन्फ़िगर करना, चेक करना, ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिन। लॉगिन तो हो गया काम करने का तरीका, ऑथेंटिकेशन, हाँ, जब वेरीफाई हो जाती है ना तो वो ऑथेंटिकेट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यहां पर भी होना चाहिए राइट आंसर ऑथेंटिकेशन एंड लॉग आउट भी दिया था आंसर। तो नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑथेंटिकेशन। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट? कंप्यूटर के अंदर की ना, सिस्टम यूनिट के अंदर मेन सर्किट बोर्ड कौन सा है? एक है हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो भाई मेन सर्किट बोर्ड तो मेरे हिसाब से मेन बोर्ड या मदरबोर्ड एक ही चीज को बोला जा रहा है, दोनों एक ही चीज है। तो मेन बोर्ड के रूप में भी इसको बोला जाता है, तो मेन सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड को बोला जाता है। तो आंसर पक्का होगा यहाँ पे नंबर सी, मदरबोर्ड इज द राइट आंसर। आपको सही आंसर राइट मतलब देना है क्या? नंबर सी। ओके, ठीक है। तो चीजें आप धीरे धीरे बारीकी से क्लियर करते चलो, पढ़ते चलो एंड आंसर्स करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप उसको नोट भी करते चलो, ठीक है ना। ओके, उसके बाद इफ अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर, जब कोई भी डिवाइस को कंप्यूटर से अटैच करते हैं सच एज प्रिंटर या स्कैनर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर डिवाइस कैन बी यूज्ड? तो इस डिवाइस को यूज करने के लिए पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम में? मतलब साफ सुथरा आप समझो बात को। अगर आप परचेज करके लाते हो स्कैनर या प्रिंटर अपने घर पे, ठीक है ना, तो आपको उस सिस्टम से प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए? तो सिंपल सी बात है भाई, आंसर तो इसका क्लियर है, बुफर, पेजर, ड्राइवर, सर्वर। बिल्कुल आंसर से यहाँ पे क्लियर दिया गया है कि आपको प्रिंटर को अपने लैपटॉप से दोस्ती कराने के लिए ना प्रिंटर की ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। प्रिंटर के साथ आपको एक सीडी मिलता है, आप उस सीडी को इंस्टॉल करो या तो इंटरनेट से आप डाउनलोड करो उस प्रिंटर के ड्राइवर को। एक तरह का सॉफ्टवेयर हुआ, समझ गए ना। उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हो, प्रिंटर को कनेक्ट करते हो, जब तो प्रिंटर को वो पहचानने लगता है ये हमारी लैपटॉप की। और चूंकि प्रिंटर ड्राइवर क्या हुआ ना, एक तरह का ड्राइव करने के लिए कि उस प्रिंटर को ड्राइव प्रॉपर वो कर पाएगा, है ना। तो हमारे पास ना ऐसे ही, अच्छा हाँ, नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे ना 20 क्वेश्चंस का सीरीज था फ्रेंड्स। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन सब चीजों को याद रखनी चाहिए। है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान, बट यही सब क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है जनरल कॉम्पिटिशन्स के सेक्शन में, है ना। और थोड़ी सी ये सब क्वेश्चंस मतलब आप यूँ रखो ना कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तो है नहीं, बट ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड है,
ठीक है ना। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी सजेशंस है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो और हमेशा इन सब चीज़ों के ऊपर पढ़ाई करते रहो। पूरी मेरी प्लेलिस्ट आप चेक करो और इस सब सीरीज़ अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड फर्स्ट टाइम चैनल्स पे आ रहे हो तो चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।